सो इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर on an average every year in prelims we are expecting around 20 questions. Now these 20 questions utilize both static and dynamic components as we have seen, and the dynamic component is what we are going to start today. अभी आज जो हम वर्कआउट करने वाले हैं इसमें मई से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, दैट इज नवंबर, वी आर इन द मिड ऑफ नवंबर नाउ, तो वो 2022 के लिए डिस्कस्ड हैं और ये 2023 प्रीलिम्स में आपके वर्कआउट में काम आएंगे. अब ये जो करंट अफेयर्स हैं दिखने में बहुत ज्यादा लगता है, ऐसे जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया इट्स अबाउट 170 सम पेजेस, या सो दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट वी आर रेफरिंग टू. बट द थिंग इज कि प्रीलिम्स में आपने इनको पिकअप क्या करना है इसके अंदर से, अगर वो हम देखेंगे ना तो फिर ये डॉक्यूमेंट बहुत छोटा लगेगा. प्रीलिम्स में हमें चाहिए व्हाट, व्हेन एंड वेयर. अब एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में से इनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रेलेवेंट है, व्हाट एंड वेयर. व्हेन तो हिस्ट्री के लिए है, ठीक है. व्हाई, हाउ, इश्यूज, सजेशंस, चैलेंजेस इस डॉक्यूमेंट के अंदर हैं, लेकिन वो मेंस के लिए हैं. तो आपको जब इसको पढ़ना है तो प्रीलिम्स में उतना ही याद रखना है जो व्हाट और वेयर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है. ट्राई एंड अवॉइड दी व्हाई, हाउ, इश्यू, सजेशन, चैलेंजेस फॉर रिफरिंग टू इन केस ऑफ जस्ट प्रीलिम्स. तो मगअप उतना ही करना है. जो बाकी की चीजें हैं पढ़ो अभी के लिए, अभी भी हम उसको साथ साथ में कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इश्यूज अंडरलाइन है क्या. बट एट द सेम टाइम वो चाहिए मेंस के लिए, और उस टाइम पे ऐसा वर्ड टू वर्ड हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो दैट्स द की मैसेज जो आपको पहले अपने ध्यान में रखना है, डरना नहीं है, ठीक है. क्योंकि ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट और भी आएगा जो प्रीलिम्स आने वाला होगा, तो दैट विल कवर फ्रॉम नवंबर अप टिल अप्रैल, तो उसको कवर करेगा, ठीक है, मिड ऑफ नवंबर टू अप्रैल तक. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ आई जस्ट वांटेड टू शो यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप. एक दो क्वेश्चंस की एग्जांपल्स हैं और फैक्ट्स हैं, बेसिक्स. सो फर्स्ट ऑफ, जैसे स्लॉथ बेयर, सो व्हाट इज अ स्लॉथ बेयर, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, है या नहीं, इस तरह के फैक्ट्स हैं, ठीक है. अब इनमें से जस्ट लाइक क्लैरिफाई करने के लिए कि जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो यूपीएससी किस चीज पे ध्यान देगा और आपने किस चीज पे ध्यान देना है. देखिए इधर लिखा है साइंटिफिक नेम, सो मेलिसरस उर्सिनस. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूपीएससी ये पूछेगा, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का पार्ट नहीं है. हालांकि ये जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स हैं या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे ऐसी पिक्चर्स हैं, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग दैट यूपीएससी इज इंटेंडेड टू आस्क. टफ क्वेश्चन बनाना हो तो फिर तो कुछ भी बनाएंगे. ओके, हैबिटेट इज समथिंग दैट दे कैन आस्क. ये टेंडेंसी है, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड, ड्राई एंड मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इजीएस्ट क्वेश्चन इज इसकी ज्योग्राफिकल रेंज क्या है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान. और क्योंकि हमारी टेरिटरी का पार्ट है ये, है ना, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नाउ IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है. ज्यादा टेंशन किसकी होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली स्पीशीज की, ठीक है. देन दैट्स दैट. तो हमें क्या चाहिए आगे देखो, प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स 1 अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. एक ही चाहिए हमारी लॉ के अंदर, क्योंकि ये भी यूपीएससी की टेंडेंसी रहती है कि जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं उनके बारे में आपको एटलीस्ट नाम याद होना चाहिए. अभी आपको लेटली हमने ये भी पढ़ा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको अपडेट किया गया इन द कमिंग बिल, और उसमें अब 4 शेड्यूल रह जाएंगे, तो उसके बारे में हमने क्लास लेक्चर्स में बात की थी. तो पूरे में से याद रखने लायक चीजें क्या है, ऑब्जर्व करना सीखेंगे तो आपकी यूपीएससी का एग्जाम और इजी हो जाएगा. पहली बात हैबिटेट, दूसरा ज्योग्राफिकल रेंज, और तीसरा कंजर्वेशन मेजर. बस बायोलॉजिकल नेम, ये सब चीजें जरूरत नहीं, ठीक है. अच्छा, फिर कुछ स्पीशीज इन न्यूज हैं अभी तक जिनके एक करंट स्टेटस ऑफ हाउ मच दे आर इंडेंजर्ड और नॉट, IUCN स्टेटस क्या है उसके बारे में वर्कआउट है. सो ज्यादा कंसर्न आपको लेना होता है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड. बाकी का सिर्फ एक बार नाम पढ़ के छोड़ देना होता है, ठीक है. ये नाम पढ़ के छोड़ने का क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यूपीएससी ने पहले पूछ चुकी है
कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया, स्नो लेपर्ड इस तरह से, फ्लाइंग स्क्विरल, रेड पांडा, इस तरह से उन्होंने 3-4 ऑप्शन बना के पूछा। तो वैसे क्वेश्चन करने के लिए ये आपके लिए अच्छा रहता है कि आपको स्पीशीज के नाम थोड़े बहुत पढ़ के याद रह जाएंगे। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन फ्रॉम 2012, which of the following groups of animals belong to the category of endangered species? तो देखिए, endangered species musk deer, red panda, lion tailed macaque, तो ये endangered species हैं, ठीक है। अब देखिए आंसर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, देन रेड पैंडा, एशियाटिक वाइल्ड एस। सो नाउ इसका स्टेटस नियर थ्रेटेंड हो गया, इंडेंजर्ड से नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, सॉरी थोड़ा नॉर्मल हो गया। पहले ये इंडेंजर्ड था, अभी इनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है, लेकिन उस टाइम पे एशियाटिक वाइल्ड एस इन 2012 वाज अंडर इंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, तो हमारे पास ये एक आंसर इसका बन जाता है। आंसर बनने के पीछे अभी की नॉलेज भी जो है ना, देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज गोइंग फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मस्क डियर इज डेफिनेटली इंडेंजर्ड, रेड पैंडा इज इंडेंजर्ड। इतना 3 मिल जाए तो बहुत है। बाकियों के केस में भी आपको इसी तरह से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक में उन्होंने एक एक डाल रखा है, अगर ध्यान से देखो तो इधर लायन टेल्ड मैकेक डाल रखा है, ये भी इंडेंजर्ड है, कंफ्यूज करने के लिए। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है, आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, स्वैम्प डियर, रिसस मंकी, सारस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इधर भी डाल दिया। तो आपको देख के ये लगेगा कि ए, बी और डी में से कुछ भी हो सकता है, बट जिसमें ज्यादा है हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज, हमें उसको चुनना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए, नाउ कंजर्विंग वल्चर्स, इसको लेके एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली। सो इट सेज दैट वल्चर मोस्टली फोरेज आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। वो जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया है, उससे बाहर जाके भी अपना खाना पीना चलता है उनका। हम भी तो घर से बाहर जाके खाना खाते हैं। And if threats such as poison-laced caracas are removed from these places, decline in vulture population may be stemmed. तो आमतौर पे जो आसपास के एरियाज में आजकल आपको मिल जाता है डीडीटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसको लेके, एक बायो एक्यूमुलेशन, एक बायो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन का केस हो सकता है कि ओल्ड स्पीशीज मरे और उसके बाद उनके जो पॉइजनिंग है उसकी वजह से उनकी हंटिंग रेंज और बढ़ जाए, दूर दूर जाके वो खाना पीना ढूंढने चले जाएं अपना, ठीक है। सो vultures avoid areas with high livestock density when feeding, which suggests that vultures did not use cattle as a main food source and avoided areas with high human habitation. आमतौर पे आपको नजर भी नहीं आएंगे इधर। The finding of the study regarding cattle not being a main food source of vultures did not hold true for India. इंडिया में तो ज्यादातर cattle is the main food source. Drastic crash in vulture population in India was due to the use of diclofenac in veterinary treatments. This is given like a painkiller and all, you know. So clearly vultures fed on livestock. तो एक रिपोर्ट है, उसका जो थीसिस इंडिया में अप्लाई नहीं होता। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऑलरेडी यूपीएससी इसमें एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि रीसेंट डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें डिक्लोफेनाक एक आंसर था, ठीक है। अब लाइवस्टॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि उनकी मेन फूड सोर्स क्या है या नहीं है, इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन suggestions, understanding their habitat use and even more importantly their behavior while in certain habitats like outside of protected areas is thus critical for their conservation. It is vital to identify and remove threats near nesting and roosting sites and to provide them with food and water. Essentially, आप किसी भी स्पीशी को कंजर्व करना चाहते हो तो द प्राइमरी गोल हैज टू बी प्रोवाइडिंग दैम विद द सस्टेनेबल इकोसिस्टम, जहाँ पे उनको खाना पानी आराम से मिलता रहे, तो अपने आप सस्टेन कर जाएंगे फिर आगे। तो वही कंसर्न है यहाँ पे भी। क्वेश्चन कैसे आएगा? इनके बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल कंजर्विंग वल्चर्स, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो उसमें नीचे 3-4 चीजें होंगी सजेशन जैसी, तो इजी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक। देन क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स. So according to major study, the climate crisis has driven the world from the brink of multiple disastrous tipping points. Tipping points होते क्या हैं? पहले तो यही प्रीलिम्स के अंदर डेफिनेशन पूछी जाएगी। तो
क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स हुए जहां से ना चेन रिएक्शन सेट हो जाती है, फिर अपने आप ही आगे आगे की चीजें होती रहेंगी। तो एक सर्टेन डिग्री सेल्सियस तक अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, उसके बाद कुछ चीजें अपने आप से ट्रिगर होंगी। ठीक है, सो लेट्स सी। So CTPs are markers of a larger climate system which when triggered beyond a threshold perpetuate warming on its own. अपने आप करता है। जैसे कि अब इन्होंने कुछ सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। 1.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या क्या होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस, various kinds of tipping points. See, 5 dangerous tipping points may already have been passed due to 1.1 degree Celsius of global heating caused by humanity to date. तो स्टडी के हिसाब से अब तक हमने ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस कर लिया है अचीव। तो एक तो यही अपने आप में क्वेश्चन है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अब तक कितना ग्लोबल वार्मिंग हो चुका। तो दैट इज 1.1 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, इसके साथ मिलता जुलता। उन्होंने उस टाइम पे गोल पूछा था कि क्या है, 1.5 डिग्री है, 2 डिग्री है, मैंने आपको टेस्ट में भी डाला था। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाउ मच ग्लोबल वार्मिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, बिकॉज अभी COP27 होके हो रहा है, चल रहा है, इनफैक्ट 18 नवंबर तक चलेगा। तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ गोल्स। ओके, देन अभी इससे हुआ क्या? These include collapse of Greenland's ice cap, eventually producing a huge rise in sea level, collapse of key current in North Atlantic drift की जब हम बात करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट आपको मिलता है यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्थ की तरफ, और एक मॉनसून, नॉट मॉनसून, रेनफॉल सेट हो सकता है आराम से, disrupting rain upon which billions of people depend for food, and an abrupt melting of carbon rich permafrost. और इससे हुआ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा रिलीज होगी। अगर कार्बन रिच कहने का मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करके बैठा है, परमाफ्रॉस्ट मतलब जो हमेशा फ्रोजन ग्राउंड रहता है। सो दीज आर द 2-3 थिंग्स दैट विल हैपन एट 1.1 डिग्री सेल्सियस। अब ये अपने आप में क्वेश्चन एक ये भी बनता है कि इफ द ग्लोबल क्लाइमेट change is going up to 1.1 degree Celsius, what are the likely scenarios? तो 1 2 3 4 करके स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं या जैसे। देन सिमिलरली 1.5 डिग्री सेल्सियस, अभी ये हुआ नहीं है लेकिन होने के पूरे चांस। ठीक है, सो 5 टिपिंग पॉइंट्स बिकम पॉसिबल, including changes to the vast northern forest and the loss of almost all mountain glaciers, चाहे कहीं पे भी हो, die off of tropical coral reefs, and changes to the West African monsoon. इंडियन मानसून का जो टिपिंग पॉइंट है वो 2 डिग्री सेल्सियस के बाद आएगा। वेस्ट अफ्रीकन मानसून इज 1.5 डिग्री। Now, in total, researchers found the evidence of 16 tipping points, with final 6 requiring global heating of at least 2 degree Celsius to be triggered. तो इनके शुरू होने के लिए कम से कम 2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए एक्स्ट्रा। So, the collapse of Greenland, West Antarctic, and the 2 parts of the East Antarctic ice sheets. Partial and total collapse of the Atlantic meridional overturning circulation, जो अटलांटिक से पूरा घूम के वापस आता है। अटलांटिक मेरिडोनियल ओशन सर्कुलेशन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। ये कोल्ड और वार्म करंट्स जो ओशन के अंदर आपने पढ़े हैं, उन सबका एक मिक्स अगर बनाया जाए तो दैट इज द अटलांटिक मेरिडोनियल सर्कुलेशन। ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर फॉर दैट विल maybe help you remember. जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है उनको याद आ जाएगा। Here it is. So this is the Atlantic meridional circulation. So यहाँ से वार्म सरफेस करंट्स जाते हैं और इधर जाके वो सिंक होने शुरू हो जाता है। ठीक है, और सिंक होके कोल्ड, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर ठंडा है नॉर्थ के अंदर, तो सिंक होके वापस फिर इधर आ जाएगा एंड यहाँ पे अपवेलिंग होनी शुरू होगी। हमने जैसे पेरुवियन कोस्ट पे पढ़ा था कि अपवेलिंग होता है एंड ऑल दैट, सो दैट स्टार्ट्स। तो ये एक इनका मिक्सचर या मिक्स्ड इफेक्ट है, वार्म एंड कोल्ड, दिस इज द MOC। तो ये भी खत्म हो सकता है और इन सब के बड़े impacts होंगे in terms of fishing, in terms of climate, in terms of monsoon, in terms of many other things. Amazon dieback, permafrost collapse, winter sea ice loss in the Arctic. Ice तो भूल ही जाओ ना फिर उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस के बाद। Other potential tipping points still being studied
include the loss of ocean oxygen and major shifts in Indian summer monsoon. इंडियन समर मानसून बहुत ज्यादा ना मतलब रेजिस्टेंट टू क्लाइमेट चेंज है, अभी उसके अंदर कैपेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की। उसका कारण है कि इक्वेटोरियल एरिया में है उसका जो ओरिजिन कॉज है, और वहां पे वार्मिंग से उसका कैपेबिलिटी बढ़ेगी फॉर अ व्हाइल। बट आपको जैसे कि याद है कि देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो, देयर इज एल नीनो, ला नीना, देयर इज साउथ जो एल नीनो, सदर्न ओशन एंड सो, जिसको हम डाइपोल भी बोलते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल, और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से ये चल रहा है। तो रिट्रीटिंग मानसून भी है दूसरा। अब ये दोनों चीजें किस तरह से एक्चुअल में होंगी वो स्टडी का पॉइंट रहता है हमेशा। आज भी इनफैक्ट इंडियन मानसून को स्टडी किया जा रहा है, उसके एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स को पढ़ने की और ज्यादा डिटेल में कोशिश करें। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं हमारे पास, परफेक्शंस नहीं है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा वैसे वैसे हमारी मॉडलिंग डिफरेंट होती जाएगी, पैरामीटर्स नए आते जाएंगे। सो दिस इज इंटायरली बेस्ड अपॉन मॉडलिंग। ओके, सो क्वेश्चंस किस तरह से, जैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक 1.1 डिग्री सेल्सियस पे कौन से सिनेरियो हो सकते हैं, कितना क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी हो गया, 1.5 पे क्या हो सकता है, 2 पे क्या हो सकता है, इस तरह से आपको आएगा अगर इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड ऑलवेज मीन्स के लिए चाहिए। ठीक है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। तो हमेशा इसमें क्या होगा भाई, अर्जेंट है क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ कर लो, and world is heading towards 2 to 3 degrees Celsius of global warming. At best, if all net zero pledges, nationally determined contributions are implemented, it could reach just below 2 degrees Celsius. अगर वाकई में 2060-70 तक, जब तक मैक्सिमम नेट जीरो की प्लेजेस आ रखी हैं, वो पूरी भी कर ली जाएं, तो भी ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस तो हम करके मानेंगे। ठीक है, तो उससे भी ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स हैं जो होंगे। अब इसको याद रखने वाला इसमें एक चीज ऐसे भी है, देखिए, estimated range of global heating needed to pass tipping point temperatures। ये अलग अलग तरह के टिपिंग पॉइंट्स के इवेंट्स हैं, क्या क्या हो सकता है। इन इवेंट्स को एक बार रीडिंग मारनी है। सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी क्या डालेगा इसमें, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एट करंट लेवल्स विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर, इस तरह से। ठीक है, तो बड़ा आसान रहेगा, बस आपको 2 बार इसको रीडिंग कर लो, वहां पे आपको रिकॉग्नाइज ही करना है, और हर नेगेटिव इवेंट होने के चांस पूरे पूरे हैं। ठीक है, सो ग्रीनलैंड आइस शीट कोलैप्स, वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट कोलैप्स, ट्रॉपिकल कोरल रीफ डाई ऑफ, नॉर्दर्न परमाफ्रॉस्ट अब्रप्ट थॉ, बैरेंट सी आइस लॉस। आइस लॉस तो हर जगह होने के चांस है ही हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर लॉस होने के चांस हैं, मॉनसून पैटर्न्स के शिफ्ट होने के चांस हैं डेफिनेटली। ठीक है, फॉरेस्ट डाई आउट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, जैसे नॉर्दर्न फॉरेस्ट डाई आउट, देन नॉर्दर्न फॉरेस्ट एक्सपेंशन, साउथ की तरफ डाईबैक हो सकता है और नॉर्थ की तरफ एक्सपेंशन हो सकता है। तो देन आर्कटिक विंटर सी आइस कोलैप्स, ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट कोलैप्स। तो दैट्स द सिचुएशन। इनको 2 बार पढ़ोगे आपको वैसे ही समझ आएगा व्हाट टू लुक फॉर। एसेंशियली आइस शीट्स टू कोलैप्स, फॉरेस्ट टू शिफ्ट, मॉनसून क्लाइमेट और मॉनसून्स टू शिफ्ट। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कॉमन है, जगह के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, कहीं पे वेस्ट अफ्रीका है, कहीं ईस्ट एंटार्क्टिक है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेपर में आपको बस ये 2-3 चीजें क्वेश्चन के टाइम पे देखनी होंगी। ओके, देन नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ये बहुत न्यूज में रहा। पहले मैं आपको इसका मैप दिखाता हूँ, इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है ना वो मैप बेस्ड हैं। ये नॉर्ड स्ट्रीम है कहाँ, तो 2 नॉर्ड स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, ये गैस पाइपलाइंस हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 गैस पाइपलाइंस हैं, दोनों में 2-2 ट्यूब्स इस तरह से जाते हैं। ठीक है, सो 1 एंड 2, इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी है 110 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस सप्लाई करना फ्रॉम रशिया टू यूरोप। ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब इसमें क्या है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है, तो रशिया ने जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है ये सितंबर 2021 में कंप्लीट हुआ था, और नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है ये 2011 से चल रहा है ऑलरेडी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 में उन्होंने ये बोल दिया कि हमारी तरफ से थोड़ा सा लीकेज चल रहा है, हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, बंद कर दिया उसको। नॉर्ड स्ट्रीम 2 अभी गैस जाना शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हो गया इशू, क्योंकि वो दे वांट टू डिप्राइव Europe from gas and that will create an external or extra pressure on Europe.
सो दैट कि वो जो यूक्रेन के अंदर वो इंटरफेरेंस अपनी बंद करें, ठीक है। तो दैट्स रशियन वे ऑफ सेइंग। बट एक चीज और है, ऑयल एंड गैस की जो सेल है वो रशियन इकोनॉमी का 40% है। अभी रिसेंटली आज का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 13 नवंबर, तो उसमें लिखा है क्लियरली कि इंडिया और रशिया अपना ट्रेड डबल कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ऑलरेडी हम जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, रशिया टुडे इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया एज पर रीसेंट डील्स, बिकॉज अब हमने रुपी बेस्ड डील्स करनी शुरू कर दी है उनके साथ। वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू हमने रुपी बेस्ड डील शुरू कर दी। तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो हमारे लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है फ्रॉम द इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वायरमेंटली कहीं पे भी गैस लीक, ऑयल लीक होगा तो वो ओशन लाइफ के लिए गड़बड़ है, दैट इज वन, ठीक है। फिर बाल्टिक सी के आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं, लिटरल स्टेट्स कौन से हैं, सो स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, याद रखना है। देन ये नॉर्थ स्ट्रीम के कौन से सी में से निकलता है, बाल्टिक सी में से निकलता है। ऐसे क्वेश्चन आपको आने के यहाँ पे चांस रहेंगे, ठीक है। बाकी इश्यू इतना कोई खास नहीं है, वो तो वॉर के अंदर बहुत कुछ चलता रहेगा। एक इसमें ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चन और आता है, देखिए, द नॉर्थ स्ट्रीम crosses the exclusive economic zone of several countries including Russia, Finland, Sweden, Denmark, and Germany, and the territorial waters, that means within 12 nautical miles. Exclusive economic zone means within 200 nautical miles. So territorial waters of Russia, Denmark, and Germany. तो ये अपने आप में क्वेश्चन कि the EEZ of which of the following countries is involved in the Nord Stream recently seen in news, इस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा। तो यू कैन सी रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ये कंट्रीज का नाम याद रखना। इसके अलावा इसी बाल्टिक सी के अंदर हमारे पास दो और हैं पाइपलाइन, एक है ओपल और एक है नेल। तो ये नॉर्थ स्ट्रीम की आगे फर्दर कनेक्टिविटी देते हैं। सो ओपल बेसिकली कनेक्ट्स द Baltic Sea pipeline, and then NEL is the North European pipeline which basically connects European grid के साथ आगे जाके। तो इस तरह से सप्लाई नेटवर्क चल रहा है। अभी इससे ट्रबल क्या होगा? See, Russia has already decreased the supply of gas to Europe after the European Union imposed sanctions on Moscow for invading Ukraine. Flows via Nord Stream 1 was reduced to 20% of its capacity in July 2022. So, अभी अगस्त 2022 में बिल्कुल सप्लाई बंद कर दी थी। नॉर्थ स्ट्रीम 2 अभी ऑपरेशनल ही नहीं हुआ है, चलाया ही नहीं। टोटल कैपेसिटी इनकी अच्छी खासी है। कंसर्न इज फॉर रशिया 40% of its gas is coming from Europe, and for Russia, one more thing, 40% of Russian budget comes from sale of oil and gas. तो एक ही परसेंटेज याद रखनी और दोनों तरफ है। यूरोप की 40% गैस रशिया से आ रही है और रशिया का 40% बजट यूरोप को गैस सेल करने से आता है, या वर्ल्ड ओवर ऑयल एंड गैस सेल करने से आता है। इस तरह से याद रखना, ठीक है, ओके। तो इसी वजह से प्रेशर है दोनों कंट्रीज के ऊपर कि इसको जल्दी सेटल किया जाए। नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर ईवीएस। अभी रिलेटली आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आग लग रहा है बैटरीज के अंदर, स्पेशली टू व्हीलर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ना इनके कोई यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइंस नहीं थी कि इन बैटरीज की टेस्टिंग कैसे करना है, कुछ भी नहीं था, बिकॉज इट इज बीइंग जस्ट अडेप्टेड। फेम स्कीम वगैरह है जो हमने कल पढ़ा, लेकिन उसकी अडेप्टेशन अभी बड़ी लिमिटेड है in terms of standards. So therefore, now we are trying to create a centralized testing facility in सबके लिए. Let's see. So to establish uniform standards in the electric vehicles, India will begin the first ever testing of EVs from April 1, 2023. अभी शुरू नहीं किया हमने, ठीक है? So इसके लिए करना क्या है? First off, in June 2022, first major step towards standardization of battery technology was taken by the Bureau of Indian Standards, which issued the performance norms for lithium-ion battery packs and traction systems in line with the broader ISO norm. ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जून 2022 में इसको लेके स्टैंडर्ड्स रिलीज किए थे, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, आगे जाके आएगा। अच्छा, so the task for procuring infrastructure needed to test the battery powered vehicles
has been vested in Pune-based Automotive Research Association of India, ARAI. आमतौर पे जब भी क्रैश टेस्ट वगैरह करना होता है ना गाड़ियों का, तो वो ये ARAI करता है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए अभी ऑलरेडी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने बजट एलोकेट कर दिया है और काम शुरू हो गया। दैट्स दैट। Now, government is targeting to go all electric in terms of new car sales in the country by 2030. Almost every car maker is into either hybrid or all electric vehicles now. नहीं तो 2023-24 में सबके लॉन्च की तैयारी है। तो हम यही चाहते हैं कि 2030 तक जो भी गाड़ियां बिकें इंडिया में, वो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बिकें। पेट्रोल और डीजल हम टोटली रूल आउट कर दें। और ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज एज इट इज अब ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छे से है ही है इंडिया में, एज इट इज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। ट्रबल इज विद रिस्पेक्ट टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ऑन रोड अवेलेबिलिटी अभी इतनी नहीं आई, आ जाएगी। वी हैव अनदर 7 years डाउन द लाइन टू गो फॉर इट। एंड अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट रेट तय करती है कि जैसे कल के न्यूज़पेपर में था कि फाइनल एक अपर स्लैब हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा कोई चार्ज ना करे अगर आपको अपनी कार कहीं पे खड़े होकर चार्ज करनी पड़ जाए या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो दैट इज द कंसर्न दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ। तो उसमें एक फिक्स चार्ज कर देंगे कि ठीक है भाई 100 रुपीज चार्ज करने, इससे ज्यादा नहीं करनी। लाइक दिस, जैसे पेट्रोल डीजल के लिए दाम गवर्नमेंट तय कर रही है, तो वैसे इधर भी गवर्नमेंट तय करेगी। सो adherence to uniform standards would enhance proper reliability, performance, safety and so on. तो अभी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बनाने की कोशिश हो रही है। क्वेश्चन क्या आने के चांस है इधर? एक तो ARAI, इसके बारे में इसका रूल याद रखना है, ठीक है। सो दूसरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, so who publishes the performance norms for lithium ion battery packs? BIS. Okay, then mainstreaming biodiversity in forest report. जब भी कोई रिपोर्ट आती है ना, 90% ऑफ द टाइम यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग रिपोर्ट दिया किसने, बस। तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है प्रीलिम्स में। मेंस के अंदर उसके कंसर्न्स जितने भी उस रिपोर्ट के हैं, आप कभी भी किसी भी आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये याद रखना किसने दिया, FAO ने दिया। रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल्ड मेनस्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी इनटू सच प्रोडक्शन फॉरेस्ट इज पैरामाउंट। करना क्या चाहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन इनटू पॉलिसी, स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस of key public and private actors to promote the conservation and sustainable use of natural resources. Essentially, हमारा फूड प्रोडक्शन एक मेजर कंसर्न है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि भाई अब हम जो फॉरेस्ट हैं वहां से भी जितना हो सके फूड रिसोर्सेज को एज इट इज वर्कआउट कर पाए। दूसरा, फॉरेस्ट को अपने आप में एनरिच कर पाए क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट फैक्टर है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मेंस के हिसाब से थ्रेट्स क्या हैं? अगर जनरल पूछा है थ्रेट्स टू मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी और थ्रेट्स टू एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड फूड रिलेटेड इश्यूज, तो डिफॉरेस्टेशन, illegal forest activities, low conservation profile, insufficient capacity, lack of participation and weak governance। ये 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जो आप कहीं पे भी लिख सकते हो एक तरह से। अगर फॉरेस्ट रिलेटेड कोई इशू आ जाए या क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट इशू आ जाए, दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप अप। इनमें से 3 पॉइंट ऐसे हैं, इनसफिशिएंट कैपेसिटी, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन एंड वीक गवर्नेंस। ये 3 पॉइंट यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं। कभी भी आपको कुछ चैलेंजेस, थ्रेट्स, इश्यूज कुछ बताने हों तो ये 3 चीजें याद रखो। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब आम जनता को साथ लेके नहीं चल रहे। वीक गवर्नेंस, ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा की ट्रबलिंग है, कहीं ना कहीं पे लॉ एनफोर्समेंट का इशू है। इनसफिशिएंट कैपेसिटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, या ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, या टेक्नोलॉजी की कमी। तो ये 3 पॉइंट ऐसे कहीं पे भी मार सकते हो आप मीन्स में, ठीक है। और ऐसे पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जो ऑमनी प्रेजेंट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ओके, जब मेंस आंसर राइटिंग सेशंस हम करते हैं ना यूपीएससी के लिए, तो उसमें मैं ये वाले स्ट्रक्चर पॉइंट्स ही सिखाता हूँ ज्यादातर, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हर जगह फिट हो जाए, ठीक है। लेट्स से विमेन एम्पावरमेंट, लेट्स से चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, लेट्स से लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब इन तीनों टॉपिक्स में आप ये फिट कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, व्हाई इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जाए? ऐसे सीधे से क्वेश्चन ना कई बार यूपीएससी पूछ लेता है। दे आर ऑफ कोर्स अटैच्ड टू अदर क्वेश्चंस आल्सो,
बट लाइक दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द मेंस क्वेश्चन। तो वहां पे आपको कुछ 2-3 फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए। तो फॉरेस्ट कवर्स 31% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एंड store an estimated 296 gigaton of carbon and are home to the most of the world's terrestrial biodiversity. It provides habitats to 80% amphibian, 75% bird, 68% of mammal species. तो इस तरह से जरूरी है हमारे लिए। Then role of forest in maintaining biodiversity is explicitly recognized by UN Strategic Plan for Forest 2017 to 2030. तो ये आपके पास 2-3 फैक्ट ये वाले इसमें से याद रखने वाले हैं। दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। ये जो हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ी थी उसी का शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हुए कि हमारे यहाँ पे क्या ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स है और उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है। देन कम्स नमदाफा नेशनल पार्क। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं और कई बार कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशी के साथ कंजर्वेशन बेस्ड लिंकेज पूछी जाती है। तो इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं, कौन से याद रखने हैं? ये वाले याद रखने हैं जो करंट अफेयर में आपके अकर कर रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर। ठीक है। सो ये है कहाँ, अब देख लीजिए। द चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिक्लेयर्ड द कल्टीवेशन ऑफ लार्ज कार्डमम इन नमदाफा नेशनल पार्क इलीगल। इस वजह से ये न्यूज में था। अब ये है कहाँ? सो नमदाफा इज इन फैक्ट द नेम ऑफ द रिवर ओरिजिनेटिंग इन इट्स पार्क एंड इट मीट्स द नाउडिंग रिवर, and this is a tributary of Brahmaputra and flows in north-south direction in the middle of the national park. Climate कैसा है? सब tropical climate है। Then location कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। It is close proximity is to the Indo-Myanmar China tri-junction, इस वजह से भी aspect है यहाँ पे important है। The park is located between Dafa Bum range of Mishmi Hills and Patkai range. ये सारा north eastern hill complex का part है। ठीक है। मिसमी, जैंतिया, घारो, ये सारे हिल कॉम्प्लेक्सेस हैं और पटकाई बुम रेंज है उधर। इट इज द 4th लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। फर्स्ट 3 आर द हेमिस नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो इस तरह से भी टॉप 4 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स का भी एक फैक्ट प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड। लीगल स्टेटस 1983 में स्टैब्लिश किया गया था और उसी साल इसको टाइगर रिजर्व का नाम भी दे दिया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ भी एसोसिएटेड है। देन इट इज ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। आगे जाके बनाया जा सकता है, अभी बना नहीं है। एज फार एज बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, इट इज अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिकॉज आपको याद होगा वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट हिल कॉम्प्लेक्स जो हिमालयस हैं, ईस्टर्न हिमालयस, these are the 2 biodiversity hotspots in India that we have, major ones. Then it is the only park in the world to have 4 feline species of big cats, namely tiger, leopard, snow leopard and clouded leopard. अभी इसमें से ये जो टाइगर है ना, इसका बायोलॉजिकल नाम याद रखना है। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा यूनिसिया एंड न्यूओफिलिस नेबुलोसा for various kinds of tiger and leopard species. तो ये प्लीज इनके बायोलॉजिकल नाम टाइगर के केस में याद रखना। ठीक है। ओके। ये नॉर्मल टाइगर और लेपर्ड का तो आसान है, पैंथेरा 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 आ ही रहा है। सिर्फ क्लाउडेड लेपर्ड के अंदर नियोफिलिस नेबुलोसा थोड़ा डिफरेंट है, ये याद रखने की कोशिश करनी। देन इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक नमदाफा फ्लाइंग स्क्विरल एंड दिस वाज लास्ट स्पॉटेड इन 1981। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग स्क्विरल वैसे भी यूपीएससी पूछ चुका है एक बार। ओके। नाउ Haleb gibbons, the only ape species found in India, is in this national park. So another reason why it is important. Vegetation कैसा है? Tropical evergreen forest है। So this is the situation. अभी जो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनका एक टेबल यहाँ पे दे दिया गया और मैप दे दिया गया फॉर इजी रिमेम्बरेंस। सो सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर देखा जाए तो दिबांग है। ठीक है। सो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नमदाफा अभी हमने देखा कि क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रहा। फाइन। नाउ क्वेश्चन कैसा आया देखिए यूपीएससी के अंदर। 2015 में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज द क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक।
सब तरह का ही क्लाइमेट मिल रहा है। तो ऐसा क्लाइमेट आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल सकता है अगर देखोगे ध्यान से। तो दैट इज नमदाफा नेशनल पार्क। देन consider the following pairs. Which of the above is correctly matched? So North Creek, Loktak Lake and Namdapha National Park. कौन सा किधर है? तो इसमें से नॉर्थ क्रिक बायोस्फीयर रिजर्व इन गारो हिल्स, ये ठीक है। लोकटक लेक कहाँ पे? हेलो हेलो, एनीबडी? वेयर इज लोकटक लेक? व्हाट इज इट नोन फॉर? है ये भी नॉर्थ ईस्ट में। इट्स अ फ्रेश वाटर लेक, इट्स एक्चुअली द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एनीबडी? अच्छा चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, फिर आपको याद भी रह जाएगा। So it's in Manipur, Loktak Lake. Now this map is very easy to remember. ठीक है। सिग्निफिकेंस अगर देखोगे थोड़ा सा और इसके ऊपर चलते हैं। सो फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अवेलेबल। देखिए विकिपीडिया के अंदर जो फैक्ट पहले दो चार लाइन में होते हैं ना, ये चाहिए होता है। देखो, फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया along with Manchar Lake in Pakistan. It is a pulsating lake with surface area varying from 250 square kilometer to 500 square kilometer. Pulsating कहने का मतलब है इसका एरिया बढ़ता कम होता रहता है, ठीक है। सो दैट्स दैट। चलिए वापस आते हैं। फाइन, नमदाफा नेशनल पार्क अब आपने देख लिया कौन सी हिल रेंज है। देयर आर मिशमी हिल्स, है ना। तो गारो हिल्स तो उधर आपके नौक्रिक के लिए, इधर अपने पास मिशमी हिल्स। ओके, और कौन कौन से हिल रेंज आ रही थी नमदाफा के आसपास? हेलो हेलो, पटकाई रेंज एंड मिशमी हिल्स, ये दो यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो फैक्ट्स हैं इनको याद रखना है, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। देन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, अगेन सिंस इट्स अ रिपोर्ट, हु मेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज मेड बाय वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF। तो क्या बोलता है रिपोर्ट? 69% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड फिश अक्रॉस द ग्लोब इन लास्ट 50 years ऑलरेडी हो चुका। दिस इज अ बिग फिगर देखा जाए तो, ठीक है। सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एवरी 2 years। ये वाला पार्ट जो है ना, इतनी ये दो लाइनें, ये प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। देन व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट? अब ये मींस के लिए ज्यादा चाहिए, प्रीलिम्स में इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी रिक्वायरमेंट। So region-wise decline in wildlife population. The highest decline in wildlife population was in Latin America and the Caribbean region. Tourist destinations भी हैं। Africa recorded for a 66% fall in wildlife population, whereas Asia Pacific decline is 55%. Decline in freshwater species. So globally, they reduced by 83%. क्यों? Habitat loss and barriers to migration routes were responsible. Then collapsing vertebrate wildlife population, mangrove degradation, इनमें से हमारे लिए important mangrove वाला है। So mangroves continues to be lost to aquaculture, agriculture and coastal development at the rate of 0.13% per year. Many mangroves are also degraded by overexploitation and pollution. Then around 137 square kilometer of Sundarban mangrove forest in India and Bangladesh have eroded since 1995, reducing the land ecosystem services for many of the 10 million people who live there. तो अब क्योंकि इस रिपोर्ट ने इंडिया की एक सुंदरबंस को हाईलाइट किया, तो हमें ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ठीक है। प्रीलिम्स में ये चाहिए अब हमें, अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द रिपोर्ट। बाकी की चीजें मीन्स के लिए ठीक है, उधर ये चीजें साइट करने के लिए काम आएंगी। देखो, इफ वन रिपोर्ट साइट्स इट ना, इट डजंट बिकम अ यूनिवर्सल फैक्ट व्हिच वाज वेरी एक्सेप्टेबल। इसकी फिर पीयर रीडिंग होती है, ये सब होता है, फिर मे बी देन दैट इज एक्सेप्टेड। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन वाले भी बोलेंगे हाँ जी हमारे यहाँ पे हो गया 94%, तब इसको एक फैक्ट में लेके आएंगे, फिर ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा।
तब तक ये मेंस का पार्ट ज्यादा है, ठीक है। तो एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज जो अभी 100% एस्टैब्लिश नहीं हुआ, उसमें कोई डाउट है, या वो एक जनरल नॉलेज का पार्ट नहीं बना, वो एक बहुत स्पेसिफिक कुछ एक सेगमेंट के काम की चीज है, वो यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आता। उसकी सिग्निफिकेंस मीन्स ओरिएंटेड ज्यादा रहती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये हमने जो कॉमन पढ़े थे वही यहाँ पे, कुछ डिफरेंस तो है नहीं। डब्ल्यू ने क्या आइडेंटिफाई किए? तो अच्छा, अब मीन्स में इसको लिखने का ये तरीका है, आप बजाय ये लिखने के ना कि देर आर फॉलोइंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, आप ये रिपोर्ट का नाम लिख के फिर कह सकते हो, वो आपके आंसर को दूसरों के आंसर से थोड़ा सा बेटर कर देगा, ठीक है। सो एज पर WWF रिसेंट रिपोर्ट, रिपोर्ट का नाम 6 key threats have been found to the biodiversity: एग्रीकल्चर, हंटिंग, लॉगिंग, पोल्यूशन। अभी थ्रेट्स तो वही होते हैं, आपको मालूम है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो आपने बस लिखने का तरीका बना लिया, इन्वेसिव स्पीशीज एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो दैट्स द मैप दैट दे हैव गिवन कि कितना कहाँ पे हो गया बायोडाइवर्सिटी लॉस। सबसे ज्यादा 94% के आसपास हमारे पास लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन के ऊपर, बस याद रखने के लिए आसान हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये है क्या? सो इट्स अ लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, करीब 100 कंट्रीज के अंदर है, ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में है। 1961 में स्टैब्लिश हुआ, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स हैं, एट लैंड। देन मिशन इज टू कंजर्व नेचर एंड रिड्यूस द मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। आपको अगर याद हो तो WWF का ना ऐसे वो पैंडा वाला सिंबल है, मे बी यू रिमेंबर ऑलरेडी। देन रिकमेंडेशंस क्या है? अब ये सजेशंस में भी आता है भाई, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या करें। ये उसी की जैसी मिलती जुलती सी रिकमेंडेशन यहाँ पे भी है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये DT मींस डाउन टू अर्थ मैगजीन, तो वहां से ये सोर्स्ड है। नाउ इंडिया लैग्स इन बायोमास को फायरिंग टारगेट्स। The Ministry of Power is considering cutting coal supply to plants which do not comply with biomass co-firing norms. Biomass co-firing का मतलब क्या होता है? कोल के साथ साथ बायोमास पेलेट्स भी बर्न किए जाते हैं टू जनरेट हीट एनर्जी एंड फ्रॉम देयर ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो उसके कुछ नॉर्म्स हैं जो पता होने चाहिए प्रीलिम्स के एंगल से, ठीक। लेट्स सी। So the Power Ministry in October 2021 had declared that all thermal power plants ensure 5% compliance in October 2022. So this is the rule. 5% बायोमास को फायरिंग जरूरी है, इतना प्रीलिम्स के लिए आपको चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ है क्या, देखिए, बायोमास को फायरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग अ पार्ट ऑफ द फ्यूल विद बायोमास एट द कोल थर्मल प्लांट्स। तो कोल के साथ साथ करेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इससे कम होंगी। इट्स अ वे ऑफ डीकार्बोनाइजिंग दी कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स, उनका कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए। So substituting 5 to 7% of coal with biomass in a coal-fired thermal power plant can save 38 million tons of CO2 emissions. 1 ton CO2 इक्वलेंट आपको कार्बन क्रेडिट मिलता है, तो इतने सारे कार्बन क्रेडिट आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। Then it can help cut the emissions for combustion of fossil fuels, address India's burgeoning problem of farm stubble burning to some extent, क्योंकि जो ये फार्म स्टबल है इसी से ये बायोमास पेलेट्स बनते हैं। तो जो किसान इनको जला रहे हैं, इनको एज इट इज धुआं करने की बजाय इसी से बायोमास पेलेट बना के कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट में यूज किए जा सकते हैं ढंग से। उधर फिल्ट्रेशन डिवाइसेस भी हैं, सब कुछ है, तो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। ओके, चैलेंजेस क्या हैं? 5 to 7% of coal with biomass in coal fired plants which indeed can save this much carbon dioxide emission, इसके लिए हमारे पास requisite इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ये इतने बायोमास पैलेट्स अवेलेबल करा सकें अभी के लिए, ठीक है ना। कोशिश की जा रही है कि सब करें 5%। Around 95,000 to 96,000 tons of biomass pellets are required per day for co-firing, but India's pellet manufacturing capacity is 7,000 tons per day at present, despite surplus 228 million tons of agricultural residue available in the country. तो अब इसमें करने की जरूरत क्या है? See, it is a very good business endeavor that you can do. Supposing somebody wants to be starting this business, किसान के पास एग्रीकल्चरल रेजिड्यू पड़ा है जिससे वो जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहता है,
गवर्नमेंट बायोमास पैलेट्स खरीदने के लिए तैयार बैठी, उनके पास सिर्फ 7,000 टन पर डे की सप्लाई है, चाहिए उनको 95 से 96,000 टन पर डे की सप्लाई। ठीक है, तो इतना आपको बायोमास पैलेट्स बस बना के रखना है, गवर्नमेंट पहले ही लेने के लिए तैयार है, जितनी कैपेसिटी आप क्रिएट कर लोगे उतनी कम है। तो एक स्टेट के अंदर बायोमास पैलेट्स बनाने की ही कैपेसिटी अगर आप आज जनरेट करनी शुरू करो, आप कवर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा बायोमास आपको मिल जाएगा, और उससे पैलेट बना बना के विद इन स्टेट जितने थर्मल प्लांट्स हैं उन्हीं को ही सप्लाई कर दें। ठीक है, क्योंकि उनका ये नॉर्म तो है ही, उनको करना है, इतना रिक्वायरमेंट है। So this is the thing that anybody can explore as an entrepreneurial opportunity, and the next big thing for Reliance or Adani Group to deal with. Now, it is challenging to store biomass pellets for long duration. ये trouble है सबसे ज़्यादा at the plant site, since they absorb moisture from the air quickly, rendering them useless for co-firing. ये सबसे बड़ा trouble है. Only pellets with up to 14% moisture can be used for combustion along with coal. तो ट्रबल होगा, उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा, जलेगा नहीं ठीक से, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी लॉस होगा, दीज विल बी द ट्रबल्स। तो अब टेक्नोलॉजी हर चीज की सोल्यूशन है, सो वी कैन क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर दिस आल्सो। सो दीज आर द चैलेंजेस, बट ये चैलेंजेस मीन्स के लिए हैं। प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, वही कि स्टैंडर्ड क्या है, 5 से 7% आपको बायोमास को फायरिंग करना है, और डेफिनेशन ऑफ बायोमास को फायरिंग वो प्रीलिम्स के लिए चाहिए, बाकी सब चीजें मीन्स के लिए। ठीक है, ओके। ये वाला डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में है ना, 95 to 96,000 टन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। फाइन, नाउ व्हिच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ द क्रॉप और बायोमास रेजिड्यू? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सारे रिलीज होते हैं। ठीक है, देन रोल ऑफ नैनो मटेरियल्स इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. So the use of modern technology like nanomaterial or carbon dust may offer solution to environmental issues like water pollution. Let's see how. Urban development of modern society has resulted in the introduction of harmful and toxic pollutants into water bodies, disturbing the integrity of the aquatic ecosystem. Novel technological developments like nanotechnology provide innovative solution for sustainable and efficient environmental cleanup. So how can you do it? What is nanotechnology? We have studied already. And what are carbon dots? That is something we need to study. So carbon dots are the youngest member of the carbon nanomaterial family. इससे पहले कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात होती थी, अब कार्बन डॉट्स की बात होती है। 2004 में डिस्कवर किया गया। एवरेज डायमीटर इज लेस देन 10 नैनोमीटर। तो इससे फायदा क्या होता है? They possess remarkable optical properties which differ particularly based upon the precursor used for synthesis. They are becoming more popular candidate in applications such as sensing and bioimaging due to their good electron donor and acceptor capacity. Bioimaging मतलब जहाँ पे हम विजुअली नहीं देख सकते तो वहां पे रियल टाइम में आप देख सकोगे बिकॉज ऑफ द इमेजिंग कैपेबिलिटी, कैमरा होता है जैसे। Moreover, carbon dots are inexpensive and highly biocompatible with and environmentally friendly. अभी environmental issues में क्या help कर सकते हैं? First is in pollution sensing. Second is contaminant absorption. Third is water treatment. Fourth is pollutant degradation. And fifth is antimicrobial activity. तो carbon dots के ये main workout है। कैसे करेगा? So it has excellent possibility for fluorescence and colorimetric environmental pollution detection. तो पता लग जाएगा कि भाई कितना पोल्यूशन है, हम चेक कर सकते हैं। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स मैनेजमेंट है तो वहां पे एक सेंसर के अंदर यूज हो सकता है। कंटैमिनेंट एब्जॉर्प्शन, सो technology can provide many surface absorption sites due to their small size and large specific surface area. सरफेस एरिया नैनो स्केल पे बढ़ जाएगा क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है। वाटर ट्रीटमेंट, so useful for water treatment as they are promising nano fillers in fabricating thin film nano composite membranes where they can form chemical bonds with other compounds. तो filtration के टाइम पे यूज कर सकते हैं। Pollution detection, antimicrobial activity भी ऐसा ही है। Mainly, they can damage the DNA and RNA, causing bacteria death. So that is the concern with CDs. Now, what is the categorization of green census of carbon dots?
So generally, the synthesis of carbon dots can be categorized into top-down and bottom-up methods. Top-down converts large carbon structures into quantum-sized carbon structures. मतलब छोटा carbon dots बना रहे. Then by laser ablation, arc discharge, chemical और इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन. तो बड़े कार्बन को तोड़ के छोटा बनाना है, ये काम है. ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर. बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोनाइजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल प्रिकर्सर्स बाय पायरोलिसिस, कार्बोनाइजेशन, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस और माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस. यहाँ पे छोटों मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, दैट इज द बॉटम अप अप्रोच. दो तरीके से कार्बन डॉट्स बनाई जाती हैं. सबसे आसान तरीका टॉप डाउन अप्रोच है इसमें, क्योंकि बड़े कार्बन हमारे पास इजीली अवेलेबल है, उनको तोड़ना है तो उसके लिए आपके पास लेजर एब्लेशन, आर्क डिस्चार्ज किसी भी तरीके से कर लो. इसमें सिर्फ आपको वोल्टेज चाहिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ठीक है. अब प्रीलिम्स में आपके काम की क्या ये चीजें हैं? नहीं. ये मेंस में ना कभी यूपीएससी बहुत ही सिरे के क्वेश्चन पूछता है. जैसे उन्होंने एक बार बोसॉन्स के बारे में पूछ लिया, और इस तरह के जब टिपिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं तो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड टू आंसर, क्योंकि उन्होंने आर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ देखा सुना नहीं होता. तो तब ये काम आएगा अगर आया तो. अदरवाइज यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ इतना सा है कि वो पूछेंगे अच्छा भाई कार्बन डॉट्स होते क्या हैं, तो नथिंग बट नैनो कार्बन, दैट्स इट. ठीक है. करते क्या है? सो पोल्यूशन सेंसिंग, कार्बन कंटेमिनेंट एब्जॉर्प्शन, वाटर ट्रीटमेंट, पोल्यूशन डिग्रेडेशन और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. बस दैट्स इट, फिनिश्ड. प्रीलिम्स में इससे ज्यादा यूपीएससी को नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. टफ पेपर सेट करने पे आए तो कुछ भी कर सकते, बट जनरली यूपीएससी की अप्रोच यहाँ तक रही. Then with reference to use of nanotechnology in health sector, which of the following statements is correct? अब 2015 का क्वेश्चन है. Targeted delivery is made possible by nanotechnology. Nanotechnology can largely contribute to gene therapy. ठीक लगते हैं अपने आप में, कोई बहुत ज्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की तो कोशिश नहीं. That's the answer. Now, World Environmental Health Day. So this is observed annually on September 26 to spread awareness globally regarding the health environment. करता कौन है पहले तो ये देखना है, फिर इसका थीम क्या होता है. जब भी कोई डे बनाया जाता है ना तो ये दो तीन चीजें देखनी होती है. ओके. So this was observed by the International Federation for Environment of Health in year 2011. That's it. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, हु ऑब्जर्व्ड इट, एंड देन व्हाट इज द थीम. बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना. सो थीम इज स्ट्रेंथनिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. खत्म, इससे ज्यादा नहीं. ईसीएस एचसीएस कब होता है? सितंबर 26 को होता है. नेक्स्ट, थमिराबरानी रिवर. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. थमिराबरानी और थमिराबरानी रिवर. लेट्स सी. So the district administration of Tirunelveli in Tamil Nadu, along with Ashoka Trust for Research in Ecology and Environment, अब ये याद रखना, ये है क्या? It's a non-profit organization. क्या करता है? Are using hyper-local approach called as Tamira SES to restore the Tamirabarni river. है किधर अभी? क्योंकि it's a river in news, तो आपको चाहिए. So this is of great importance to the southern Tamil Nadu environmentally and historically, but it too has suffered, which is why restoration of the project has been started. So while the Tamirabarni landscape in general appears water rich, it faces severe drought in 2016 despite the diverse water storage systems in place. अच्छा, तो इस वजह से ये मेन न्यूज में पहले आया. अब settlement have been on the rise, which has led to the shrinkage of the agricultural land and water bodies. Now, what is this Tamira SCS project? So it's a district level initiative, इसीलिए hyper local बोलते हैं, which aims to restore the socio-ecological systems of the Tamirabarni riverscape, landscape की बजाय यहाँ पे riverscape बोल रहे, from the headwaters to the estuary to enable conditions for the native biodiversity to thrive. 5 socio-ecological observatories will be set up as the part of the first phase of the project. The idea is to rejuvenate not just the
Thamirabarni, but all water bodies in the riverscape of Tirunelveli, Tamil Nadu. Now, if you just look at it, रिवर का लैंडस्केप है क्या? सो ये रहा तमिरापारनी रिवर, तो इसी का पार्ट एंड पार्सल है ये। इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अदर रिवर्स जो इसके आसपास की हैं तमिलनाडु स्टेट के अंदर, वो भी एक बार नजर मार लेना मैप के अंदर, क्योंकि वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, सो पल्लार, पोन्नैयार, कावेरी, वैगई एंड तमिराबरावी। इस तरह से भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। ओके, बी वेरी केयरफुल, मैप इसीलिए दिया साथ में। ओके, नाउ some points about the Thamirabarni river. So it is the only perennial river in Tamil Nadu. सारा साल इसमें फ्लो रहता है। It is the shortest river in the state. Starts from the Pottigai Hills in the Western Ghats in the Absa Mudram Talluk and flows through the Tirunelveli and Thuttukudi districts and empties at Korkai into Gulf of Mannar, Bay of Bengal, originates and ends in the same state. ये अपने आप में इसका प्रीलिम रिमेंबर करने वाला फैक्ट है। Then the river supports wildlife such as Nilgiri matin, slender loris, lion-tailed macaque, white-spotted bush frog, galaxy frog, Sri Lankan atlas, great hornbill, etc. Now, historical value for the people of the state, and it is mentioned extensively in the Sangamera literature. इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस रिवर के साथ एसोसिएट हैं, तो इस तरह से इसको याद रखें, ठीक है। सो दिस इज द तमिराबारनी रिवर। देन नेक्स्ट इज द दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट। अब ये ब्रह्मपुत्रा वाले एरिया में वापस जा रहे हैं हम, ठीक है। मैंने इस बार ना जानबूझ के इसकी कैटेगराइजेशन नहीं की, मैंने इनको इधर उधर रैंडम रखा है। जो है ये करंट अफेयर्स ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज चल रहे हैं। कैटेगराइजेशन करने से क्या होता है, कई बार बोरियत आ जाती है करंट अफेयर पढ़ने में। अभी अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स आपको विद इन एनवायरमेंट मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग ना स्विच करता रहे तो ठीक रहता है, नहीं तो नींद आनी शुरू हो जाती है। ओके, so I hope it works for you. Dibang Hydel project. So NGT has dismissed the case it took up suo moto on the grant of forest clearance for the 3,000 megawatt Dibang Hydel project without meeting preconditions for declaring of national park. It did so after it was informed by the Arunachal Pradesh that local people are not willing to part away with their land for the declaration of national park. Essentially, यहाँ पे दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट जहाँ है, इधर एक नेशनल पार्क बनाना चाहते थे। आम जनता अपना लैंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाइडल पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ रहा है वहां पे, तो इसलिए फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दिया। इट्स लाइक दिस। देन की पॉइंट्स। So it is a flood control cum hydroelectric power project planned to be developed on the Dibang River, which is a tributary of Brahmaputra in Arunachal Pradesh. पहले तो ये याद रखें, इसकी ट्रिब्यूटरी है कहाँ पे। So it is upstream of the confluence of Ashupani and Dibang River in the Roing district headquarters. Then the project would moderate the flooding in the area downstream of Dibang Dam during the entire monsoon period to the extent of 3,000 cubic meter का जो flow है उसके बारे में बात करें। Then it will be developed at the estimated cost of about $4 billion, and it will definitely provide a lot of energy. So 11,222 million units of electricity per year. ब्रह्मपुत्रा के अंदर ना इतना ज्यादा अनटैप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इनफैक्ट चाइना ने उसके ऊपर ज्यादा डैम बनाए हैं, इंडिया ने कम बनाए हैं अपस्ट्रीम में, क्योंकि ऑरिजिन वहां से आ रहा है। तो इस वजह से हम भी अब कोशिश कर रहे हैं इसको पोटेंशियल को एज इट इज यूटिलाइज करने के। इंडिया में जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं यही नहीं कुछ होने देते, और ये इम्पोर्टेड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, होम ग्रोन इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं। ये चाइना को तो कह नहीं सकते कुछ मत डैम बनाओ अपस्ट्रीम में। इंडिया को परेशान करते रहे कि भाई अगर आप यहाँ पे डैम बनाओगे डाउन स्ट्रीम खराब होगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जब चाइना नहीं रुक रहा तो फिर आपके रुकने से क्या हो जाएगा, दैट्स द कंसर्न। तो और हम अगर यूटिलाइज करेंगे तो हम डेफिनेटली, आप देखें ब्रह्मपुत्रा रिवर हैज टू फ्लो राइट डाउन टू द बे ऑफ बंगाल थ्रू आउट इट्स स्ट्रीम इन इंडिया। अब हमें तो पूरा ध्यान रखना है डाउन स्ट्रीम, क्योंकि और कोई कंट्री तो आ नहीं रही, हम ही आ रहे हैं एंड तक। बांग्लादेश भी हमारे जैसा ही है, हमारा दोस्त है।
चाइना को डाउनस्ट्रीम में कितना खराब हो रहा है फ्लो, कितना नहीं खराब हो रहा, उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडिया के साथ चाइना के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। लेकिन हमारे तो बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन है, तो हम तो पूरी डाउनस्ट्रीम का ध्यान रखेंगे, जब भी डैम बनाएंगे फ्लो का ध्यान रखेंगे, है ना, सब चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर भी हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट लोग शोर मचाते हैं, इंपोर्टेड इन्वायरमेंटलिस्ट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? ये 2016 का यूपीएससी का सिंपल क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये मैप भी दिए। हालांकि ये थोड़ा सा जस्ट एक लोकेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से है, अदरवाइज जब आप ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ते हो तो उसमें पूरी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस होती हैं। तो दिबांग, कामेंग एंड लोहित, ये तीनों की तीनों ही इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मेंस में इसको लेके क्वेश्चन आ चुके हैं, यूपीएससी का भी कंसर्न है, जो मेरा कंसर्न है। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ये बेसिकली रिवर फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते। Suppose the government of India is thinking of constructing a dam in the mountain valley bound by forest and inhabited by the ethnic community. What rational policy should it resort to in dealing with the unforeseen contingencies? ये ethics के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है, GS पेपर 4. So that's that. Next is Jaldoot app. So Ministry of Rural Development has launched the Jaldoot app. आमतौर पे अब सबसे पहला यहाँ पे यही क्वेश्चन बनता है कि भाई ये ऐप किसने लॉन्च किया? तो हो सकता है वो लिखे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसे कर देंगे। अब ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, जल शक्ति पे ज्यादा लोगों की पहचान जाएगी, उनको लगेगा जल दूत जल शक्ति, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट वालों ने किया है। तो ऐसे फैक्ट्स में प्लीज बी वेरी केयरफुल इन यूपीएससी प्रीलिम्स, और ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स में इसमें से। तो जलदूत ऐप हैज बिन jointly developed by Ministry of Rural Development and Panchayati Raj. And what will it do? So it will be used across the country to capture the water level of selected 2 to 3 wells in a village. It will work in both online and offline mode. So water level can be captured even without internet connectivity, and captured data will be stored in mobile. And when mobile comes in the connectivity area, synchronize हो जाएगा। क्या करेंगे इससे? The regular data to be input by the Jaldoos would be integrated in the database of National Water Informatics Center, which can be utilized for analysis and display of the various useful reports for the benefit of stakeholders. फायदा क्या है? पता चलेगा आपको आपके आसपास में पानी की हालात कैसे हैं। जैसे पंजाब में बड़े सारे एक्विफर्स हैं जिनकी अब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्रिटिकली एग्जॉस्टेड हैं। It will facilitate observing water tables across the country, and it can be used by the Gram Panchayat Development Plan and Mahatma Gandhi Narega plans. The app is launched to capture the water level selected wells in the village across the country. Jaldoot app will grow or will allow the Gram Rozgar Sahayak to measure the water level of the well twice a year, pre-monsoon and post-monsoon. And it will ease panchayats with robust information that can be later used for better planning of the work. तो मनरेगा वालों से क्या काम लेना है, कहाँ पे खड्डे खुदवाने, ताकि रिचार्जिंग ऑफ एक्विफर्स ठीक ठाक से हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस चीज में भी ये काम आएगा। सो दिस इज द जलदूत ऐप। स्टेटस क्या है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इंडिया में? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर रिपोर्ट करना। तो इसने कहा 230 billion meter cube of groundwater drawn out each year for irrigating agricultural land in India. Many parts of the country are expecting rapid depletion of groundwater also. Total estimated range is 122 to 199 billion cubic meters. 89% of groundwater extracted is used in irrigation sector, making it the highest category user in the country. मतलब इंडस्ट्री और हाउस होल्ड में तो कुछ खास यूजेज है ही नहीं, ठीक है। Then, क्यों ऐसा हो रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स की वजह से। अब जैसे अगर हम सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना शुरू करते हैं इंडिया में, तो और ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होगा, इट्स अ वेरी वाटर इंटेंसिव प्रोजेक्ट। देन inadequate regulation, federal issues. Why? Because water is a state subject. तो उसको लेके कुछ भी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। अब इसको लेके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं? अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, एक्विफर मैपिंग, अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड मिशन
ककाटिया इन तेलंगाना। तो ये सब की सब वाटर, ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। देन आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये रेन के टाइम पे या किसी भी टाइम पे वी आर ट्राइंग कि रिचार्ज हो जाए। देन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्लान्स, तो ये एक्सट्रैक्शन और रिचार्जिंग दोनों के ऊपर वर्कआउट करता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2020 का क्वेश्चन है, 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority। तो क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? नहीं। कितने क्रिटिकल है या ओवर एक्सप्लॉइटेड है? अभी ऊपर आपने देखा, हाँ जी, हाउ मच इज क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड? नहीं, इज इट 36% ओनली? नहीं, इससे ज्यादा है। ठीक है, सो आगे देखिए, CGWA, दैट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, was formed under the Environmental Protection Act। ये ठीक है। India has the largest area underground water irrigation in the world। ये भी ठीक है। अभी ये वाले फैक्ट्स आपके कब आते हैं? ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एक्सेट्रा, जब आप ज्योग्राफी में इरिगेशन पढ़ें वहां पे आएगा ये। उधर CGWA एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब डिस्कस करेंगे, वहां पे ये फैक्ट्स आते हैं। एंड मोर ओवर ये 2019 के करंट अफेयर के अंदर भी है, उधर भी ये सारी बातें जब रिपोर्ट्स इशू हुई तब कही गई। ठीक है, तो जैसे अभी हमने इसका प्रिकर्सर लिया, लेटेस्ट फैक्ट्स क्या चल रहे हैं, वैसे ही उस टाइम पे प्रिकर्सर लिया था। खैर, मेंस में क्या क्वेश्चन आया, आइडियल सोल्यूशन ऑफ डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज? तो अमृत मिशन है ना, उसकी बात करनी पड़ेगी। देन इंडिया इज वेल एंडोड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, क्रिटिकली एग्जामिन व्हाई इट स्टिल सफर्स फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी। ये दो क्वेश्चन मीन्स के अंदर फ्रेश वाटर के साथ रिलेटेड या ग्राउंड वाटर के साथ रिलेटेड आ चुके हैं। ठीक है, then ICAO joins International Solar Alliance। What is ICAO? It is the International Civil Aviation Organization। तो इन्होंने ISA के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। सो इट इज प्लेस्ड एट मॉन्ट्रियल कनाडा, ICAO। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपको इसका नाम याद रहेगा। देन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज in India became the world's first fully solar powered airport in the world in 2015। ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का फैक्ट है। अभी इसका कंसर्न क्या है, व्हाई दिस MOU मैटर्स? So it is a new beginning for solar energy use in global civil aviation sector and it will enable the solarization of aviation sector। तो हर जगह एयरपोर्ट्स को हम सोलर पैनल्स के बेसिस पे चलाने की कोशिश करेंगे एंड हेल्प इन अचीविंग द नेट जीरो टारगेट। करेंगे क्या? प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, न्यू टाइगर रिजर्व्स इन यूपी। So recently, UP approved the notification of state's 4th tiger reserve in Ranipul Wildlife Sanctuary in Chitrakoot district. Now, this will be the 54th tiger reserve in India. Guru Ghasidas National Park in Chhattisgarh was the 53rd। क्या हम टाइगर रिजर्व्स याद कर सकते हैं? 54 नहीं कर सकते। कौन से याद करने की जरूरत है? जो पिछले एक साल से न्यूज में है। ठीक है, तो अभी ये याद रखना है बस, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैच द फॉलोइंग टाइप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उधर यूपी, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, इस तरह से बस ये दो याद रखने। ठीक है, फिलहाल के लिए। देन और कौन कौन से यूपी के अंदर नेशनल पार्क्स या टाइगर पार्क्स हैं हमारे पास? तो यूपी के अंदर देयर इज दुधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़, ये तीन और। ओके, सो आज के लिए इतना ही। धीरे धीरे करके स्मॉल बैचेस में याद रखने की कोशिश कीजिए इस डॉक्यूमेंट को, जितना जितना हम वर्कआउट करते जाएंगे। इट मे टेक सम टाइम फॉर यू टू कंप्लीट द इंटायर डॉक्यूमेंट, बट जितना आप इसको छोटे डॉक्यूमेंट, छोटे बैचेस के अंदर याद रखने की कोशिश करेंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रिसाइट करते रहेंगे, उतना ये फैक्ट स्टिक करेंगे आपको। ठीक है, सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट। इट मे टेक अस अ वीक, बट डजंट मैटर, एक बार ये याद करना ज्यादा जरूरी। तो हर रोज के आप 20-25 पेज का टारगेट बना के चलिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जितना टाइम इसको देंगे उतना अच्छा है।
कम से कम 20 क्वेश्चन तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आ ही रहे हैं, ठीक है, राइट। सो थैंक